हेलो 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 एवरीवन। तो मुझे इतने दिनों के बाद देखकर आप बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होने के साथ साथ खुश भी हो रहे होंगे। नहीं, दरअसल गाइस, मैंने आप सबको बताया था कि मैं हॉस्टल शिफ्ट हो रही हूँ और पढ़ाई के सिर्फ कुछ ही दिनों के बाद एग्जाम्स भी स्टार्ट हो गए। आई मीन इंटरनल, प्रैक्टिकल, ये सब और क्विज टेस्ट वगैरह वगैरह, जिसके लिए मुझे थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ी और इसी चीज के चलते मैं हॉस्टल में वीडियोस नहीं डाल पाई। और अभी जब मैं छुट्टी में घर पे आई हूँ और एग्जाम खत्म हो चुका है तो मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। और गाइस, मैंने एक चीज और भी नोटिस की, ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर थे जो कि मुझे अनसब्सक्राइब करके चले गए। ये देख के बहुत दुख तो हुआ, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल सी बात है। जबकि मैं वीडियोस रेगुलरली अपलोड नहीं कर रही हूँ तो ऐसा तो होना ही था। लेकिन फिर भी जो लोग अभी तक मुझे अनसब्सक्राइब नहीं किए हैं उनको बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद मेरे पे ट्रस्ट करने के लिए और मुझ पे भरोसा रखने के लिए। तो चलो और ज्यादा बकबक ना करते हुए फटाक से रिकैप को खत्म करके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। चलो, तो हमने बीटीटीएच के पिछले नोवेल पार्ट में देखा था शोयान जैसे ही अपने एंसेस्टर से मिलता है वो पूरे हेवनली टूम को पेनिट्रेट करके उसके एनर्जी को शोयान को देने के लिए बोल देते हैं, जिसके वजह से हेवनली टूम का सो कॉल्ड गार्डियन जग जाता है और वो साओजुआन के साथ लड़ने लगता है। लेकिन साओजुआन के पावर्स के सामने वो टिक नहीं पाता। एंड में वो एक क्रिस्टल में बदल जाता है और वही क्रिस्टल को साओजुआन शोयान को थमा देते हैं और बोलते हैं तुम इसे प्यूरिफाई करके ऑब्जर्व कर लो ताकि तुम्हारा सोल डी स्टेट में अपग्रेड हो जाए। लेकिन आखिर ऐसा होगा कि नहीं, हमें आज के वीडियो में पता चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये सुनकर शोयान की आंखें भी देखने लगता है साओजुआन को, जिनके चेहरे पर इस टाइम पर एक वार्म स्माइल थी। ये देखकर शोयान की आंखें भर आती है। अब साओजुआन कहते हैं लिटिल फेलो, इसे रिफाइन करके ऑब्जर्व करो। ये कहते ही वो चुटकी बजाते हैं, जिसके वजह से वो क्रिस्टल क्लियर लाइट क्लस्टर सीधे के सीधे शोयान की तरफ उड़ते हुए जाने लगता है और उसमें से ब्राइट लाइट लगातार बाहर आ रही होती है और ये किसी छोटे से सूरज की तरह दिख रहा होता है। अब इधर अपने सामने इस लाइट क्लस्टर को देखकर शोयान सेंस करता है इसके अंदर की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत ही हाई लेवल पर पहुंच गया है और इस लाइट क्लस्टर के सामने उसका हेवनली स्टेट की सोल भी तुच्छ लग रही है। और हमें तो पता ही है ये हेवनली टूम सोल अनगिनत एक्सपर्ट्स के सोल फ्रेगमेंट से बना हुआ है, जिसके चलते इसके अंदर की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ टेरिफाइंग है। अब शोयान आसमान में खड़े हुए साओजुआन को ग्रीट करते हुए कहता है एंसेस्टर में शोयान, साओ क्लैन की ग्लोरी को फिर से रिवाइव करके ही रहूंगा। उसके बाद शोयान और कुछ ना बकते हुए एक लंबा सा कदम लेकर उस लाइट क्लस्टर के सामने अपीयर हो जाता है। फिर एक के फ्लैश में शोयान का पूरा बॉडी इस लाइट के अंदर चला जाता है, जिसके चलते आसमान में प्रेजेंट हुए साओजुआन का बॉडी काफी ज्यादा फीका दिखाई देने लगता है। अब वो देखते हैं नीचे प्रेजेंट हुआ वो लाइट क्लस्टर को, जो कि किसी सूरज की तरह दिख रहा है। ये देखकर उनके चेहरे पर एक खुशी सा भरा स्माइल आता है। अब साओजुआन बड़बड़ाते हुए कहते हैं शायद जो काम को मैंने अंजाम नहीं दे पाया था उस काम को ये शोयान करके दिखाएगा, लेकिन उससे अच्छी बात है कि थोड़ा टाइम रह गया है, जिसकी वजह से ये लिटिल फेलो जब तक अपने रिट्रीट से बाहर आएगा तब तक मैं इंतजार कर पाऊंगा। ये कहते ही वो चुपचाप से उस लाइट क्लस्टर के बाहर बैठ जाते हैं। अब थोड़े टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है एक फैला हुआ सफेद सागर और इस समुन्दर के चारों तरफ सिर्फ लहरें ही लहरें फैल रही होती है और इन वेव्स की रोर की आवाज ये पूरे एरिया को कवर कर रहा होता है और इस सी के ऊपर शोयान का बॉडी फ्लोट कर रहा होता है। और जब जब शोयान इस नीचे के समंदर को देखता है उसकी आंखों में एक गहरा शौक अपीयर होता है और भले ही बाहर से ये लाइट क्लस्टर कुछ खास बड़ा नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन शोयान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसके अंदर एक अलग ही दुनिया मौजूद होगा। अब जब शोयान ये समंदर को सेंस करने की कोशिश करता है तो रिजल्ट में वो पाता है कि ये पूरा समंदर एक्चुअल में पूरे तरीके से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से बना हुआ है और इसी वास्ट और माइटी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को शोयान पहली बार देख रहा है। और अगर वो खुद को इस स्पिरिचुअल सी से कंपेयर करे तो उसका हेवनली स्टेट की सोल पूरे तरीके से मामूली लगता है। अब शोयान कहता है अनएक्सपेक्टेडली ये हेवनली टूम इतना ज्यादा टेरिफाइंग है, शायद तभी एंसेस्टर को अपने सोल को इग्लामुरेट करना पड़ा और हेवनली टूम का सोल पहले से ही डिसअपियर हो चुका है।
तो इस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का अब कोई भी मालिक नहीं है। तो अगर इसके रूमर्स कहीं फैल जाते हैं तो फिर शायद डाओ के कॉन्टिनेंट के सारे एक्सपर्ट्स के बीच में तहलका मच जाएगा, क्योंकि जब तक कोई इस जगह के स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को रिफाइन कर पाता है उसकी सोल बिल्कुल एक टेरिफाइंग लेवल पर पहुंच जाएगा, और उसके लिए इस लेजेंडरी डी स्टेट में एडवांस करना भी पॉसिबल है। सच में एंसेस्टर शाहजहान का मेरे लिए गिफ्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अब श्रोयान अपने हाथों को क्लेंच करता है और उसके आंखों में एक डिटर्मिनेशन हमें दिखाई देता है। अब श्रोयान मन ही मन सोचता है, एंसेस्टर ने मुझे इतना बड़ा तोहफा इसलिए दिया ताकि मैं हान क्लान को हरा सकूं, और अभी के लिए मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, तो मैं फालतू में टाइम वेस्ट ना करते हुए रिट्रीट में चला जाता हूँ। अब श्रोयान अपने सर को उठा के देखता है स्पेस को। अब श्रोयान कहता है, हेवनली टूम से अगर कंपेयर किया जाए तो फिर इस जगह का टाइम फ्लो अलग है, और अभी के लिए इस जगह का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इतना ज्यादा रीच हो चुका है कि उसने अपने फ्लो ऑफ टाइम को पूरे तरीके से बदल दिया है। और अगर एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हेवनली टूम जो कई गुना छोटी हो चुकी है, अब उसका फ्लो ऑफ टाइम हेवनली टूम से कई गुना धीमा हो चुका है, क्योंकि ये एक हेवनली टूम की अंदर की हेवनली टूम है। अब श्रोया ने एक डीप ब्रीथ को छोड़ने के बाद अपने माइंड को स्टेबलाइज करता है, और वैसे भी इस जगह का टाइम हेवनली टूम से काफी धीरे चलता है, और ये शोयान के लिए काफी अच्छी चीज होती है, वरना उसको भी पता नहीं होता कि इस वास्ट और माइटी डाउकी को रिफाइन करने में आखिर उसे कितना टाइम लगने वाला है। अब शोयान हवा में बैठ जाता है और उसका बॉडी धीरे धीरे नीचे आके उस समंदर की सरफेस में लैंड करता है। अब इंस्टेंट ही उसके आईब्रो के बीच में से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर आता है, जो कि बाहर आकर इंस्टेंट ही अपने आकार को बड़ा करने लगता है। अब ये फाइनली 1000 फीट के इल्यूजनरी फिगर में बदल जाता है। अब वो इल्यूजनरी फिगर जो कि पूरे तरीके से श्रोयान को कवर कर लिया था वो भी बैठ जाता है। अब उस बड़े से स्पिरिचुअल इल्यूजनरी अवतार में से प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम इंस्टेंटली बाहर आने लगता है। इसके वजह से ये स्पिरिचुअल बॉडी पूरे तरीके से पिंक कलर से कवर हो जाती है, जिसके चलते टेरिफाइंग स्पिरिट चारों तरफ फैलती है। अब श्रोयान की बॉडी को जैसे ही डिमोनिक फ्लेम कवर करता है इंस्टेंट ही तेज तेज हवा बहने लगता है, और श्रोयान की बॉडी के नीचे एक 10,000 फुट बड़ा स्वॉर्ड फॉर्म होता है। अब स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चारों दिशा में फैलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये घूमता हुआ स्वॉर्ड उस सोल एसेंस को खींचने लगा है, और ये भी कई हजार फुट बड़ा स्पिरिचुअल वेव में बदल के श्रोयान के स्पिरिचुअल फिगर में एंटर करने लगता है। और इस बारी ये स्पिरिचुअल वाटर जो कि रियल लग रहा था श्रोयान का स्पिरिचुअल इल्यूजनरी बॉडी में एकदम से स्मैश हो जाता है। लेकिन जब जब ये स्पिरिचुअल वाटर पिलर उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्रेम के कांटेक्ट में आता है, उसमें से सिजलिंग आवाजें बाहर आता है, और उसके अंदर से 11 सफेद रंग का धुआं उठता है, और एंड में ये कुछ बादलों में बदलकर श्रोयान का ह्यूज स्पिरिचुअल बॉडी को कवर कर लेता है। और भले ही इस जगह की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा भयानक लेवल का हो, लेकिन ये काफी ज्यादा अतरंगी होता है। आखिरकार ये हेवनली टूम सोल कई सारे मरे हुए एक्सपर्ट की सोल को ऑब्जर्व करने के बाद बना है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि ये चीज सोयान के लिए बिल्कुल भी परेशानी नहीं खड़ा कर पा रहा था, क्योंकि उसके पास था प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस जो हर एक चीज को प्यूरिफाई कर सकता है। और तो और अभी तो श्रोयान के बॉडी के अंदर लिटली भी मौजूद है, जिसकी वजह से श्रोयान के बस एक ही इशारे में वो प्यूरिफाइंग एबिलिटीज स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से मिल जाता है, और उसको और भी ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में लिटरली रिफाइन कर देता है। अब सोल एसेंस से बना नीचे के समंदर में से कई सारे बड़े बड़े स्पिरिचुअल वाटर पिलर्स ह्यूज पाइथन की तरह ऊपर उठकर मिल जाते हैं सोयान के स्पिरिचुअल इल्यूजनरी बॉडी में। इसकी वजह से एक बहुत खूबसूरत सी रोशनी चारों तरफ फैल जाता है, और दूर से देखने पर सोयान का स्पिरिचुअल इल्यूजनरी बॉडी एक डिवाइन स्टैचू की तरह दिख रहा होता है, जिसके पास मॉन्स्टरियस प्रेशर होता है। और अगर इसे सच में कोई देख पाता तो फिर उसके लिए सरप्राइज फील करना बहुत नॉर्मल होता। अब जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता है नीचे के स्पिरिचुअल सी में से कई बड़ी बड़ी वेव्स बनने लगता है, और जब सोयान ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को लगातार डिवॉर करता जाता है तब श्रोयान की सोल का प्रेशर और भी टेरिफाइंग होता जाता है, और उसकी बढ़ रही ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ धीरे धीरे उस लेजेंडरी डी स्टेट के पास पहुंच जाता है। अब इस तरीके से देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है, और भले ही श्रोयान को सोल एसेंस के क्लस्टर
क्लस्टर में एंटर करे हुए 1 महीना का टाइम हो गया हो, लेकिन वो इस टाइम के दौरान रिट्रीट से बाहर आने की बिल्कुल भी कोई भी साइन को शो नहीं करता और उस लाइट के क्लस्टर में से कोई भी अजीब फ्लक्चुएशन वोमिट नहीं हो रहा था। हर एक चीज 1 महीने पहले जैसा ही होता है। अब इस क्रिस्टल क्लियर लाइट के बाहर शाहजहान शांति से बैठे हुए होते हैं और इस टाइम पर उनकी दोनों आंखें बंद होती है। लेकिन अगर 1 महीने पहले से इस चीज को कंपेयर किया जाए तो उनकी सोल बॉडी और भी ज्यादा फीका हो गया था और तो और उनके अपीयरेंस को देखकर ऐसा लगता है जिससे वो बहुत जल्दी बूढ़ा होने लगे हैं और इन्हें देखकर कोई भी बता सकता था ये अपने अंत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन तब भी शाहजहान किसी भी तरीके की जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं करते और जब बाहर के एनर्जी बॉडीज शाहजहान के ये पिल हो रहे फेस को देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाते हैं क्योंकि उन सब की आंखों के सामने अनसेंस्टर शाहजहान एक हीरो थे। तो आखिरकार एक हीरो का अंत में साइड रोल भला कैसे ना रोए? सही बात है कि नहीं? आप लोग मुझे बताओ। और शाहजहान जब जिंदा थे, इनफैक्ट जब मर गए, उनको कम्पीट करने वाला ना उस दुनिया में कोई था ना अब कोई है। लेकिन ये सारे एनर्जी बॉडीज के लिए अफसोस की बात ये होती है कि वो देखते देखते शाहजहान बूढ़े होते जा रहे हैं। अब एंसेस्टर शाहजहान की आसमानों में एक बड़बड़ाने की आवाज गूंजने लगती है और वो कहते हैं, लिटिल फेलो, मेरा टाइम लगभग खत्म होने वाला है। अब अभी के लिए शोयान का वो इल्यूजनरी फिगर बहुत ही ज्यादा रियल लगने लगता है। एंड में शोयान का बॉडी 1000 फीट बड़े जॉइंट की तरह दिखाई देने लगता है। ये ऐसा लगता है जैसे शोयान बहुत ही ज्यादा फूल गया है और अभी के लिए शोयान जब सांस ले रहा होता है बादलों में थंडर की आवाज गूंजने लगती है और वो मोटे मोटे बादल उसके नाक के अंदर एंटर करके 10,000 फुट बड़ी चन्नी की तरह दिखाई देने लगते हैं। और जब जब शोयान के कपड़े फ्लटर होते थे इसके नीचे के सरफेस में बहुत ही टेरिफाइंग वेव्स बन रहे होते हैं और इस स्पिरिचुअल इल्यूजनरी बॉडी में से एक बहुत ही अल्टीमेट लेवल का ऑरा रिलीज होने लगता है और ये ऑरा ऐसा होता है कि इस ऑरे को सबके सामने घुटने टेकने होंगे। अब जब दूसरे महीने का आखिरी दिन आता है तब ये सारे एनर्जी बॉडी साय करते हैं क्योंकि अभी के लिए शाहजहान जो आसमान में बैठे हुए होते हैं वो अभी के लिए इतना फीका पड़ गए थे कि उनको इनविजिबल बोला जा सकता है। लेकिन चाहे बात ऐसी हो तब भी शाहजहान शांति से शोयान का वेट करते रहते हैं। अब कुछ टाइम के बाद एंसेस्टर शाहजहान का वो ट्रांसपेरेंट फिगर हल्का सा फ्लक्चुएट होने लगता है। अब उनके फेस में एक स्माइल आ जाता है लेकिन उनकी जो आंखें होती है उनमें एक रिग्रेट भरा होता है। अब वो कहते हैं, लगता है मैं तुम्हें सफल होते हुए देख नहीं पाऊंगा। तो लिटिल फेलो, शाहजहान को तुम्हारे हाथों में छोड़कर मैं बहुत खुश हूँ। गुड बाय। ये कहते ही शाहजहान अपने आंखों को बंद कर लेते हैं और अब उनका बॉडी और भी ज्यादा पिल हो जाता है। लेकिन जब एंसेस्टर शाहजहान की बॉडी डिसअपियर होने वाला होता है ये हेवनली टूम पूरे तरीके से कांपने लगता है। अब हम एक ओवरलॉर्ड लेवल के रिपल को फैलते हुए देख पाते हैं। अब जब ये फ्लक्चुएशन फैलता है तब सारी एनर्जी बॉडीज अपने आप को कांपने से रोक नहीं पाते। अब शाहजहान जो कि इस दुनिया से पूरे तरीके से वैनिश होने वाले थे वो इस फ्लक्चुएशन को सेंस करके एक जेंटल स्माइल को रिवील करते हैं। अब सबके आंखों के सामने एक 10,000 फुट का फिगर जिसकी वजह से लोगों का सांस लेना बंद हो जाए अब वो खुले आसमान में अपीयर होता है। अब वो इंस्टेंटली शाहजहान की तरफ घुटने टेक कर बोलता है, मैं डिसेंडेंट शोयान एंसेस्टर को बधाई देता हूँ। फिर वो 10,000 फुट बड़ा फिगर आसमान में खड़ा होता है और इस टाइम पर आसमान में प्रेजेंट हुआ सारे के सारे एनर्जी बॉडी ट्रम्बल हो रहे होते हैं और इसी फ्राइटनिंग प्रेशर की वजह से वो सारे एनर्जी बॉडीज को ऐसा लगता है कि जैसे उनका सोल बॉडी अभी के लिए एक्सप्लोड होने वाले हों। और इधर अभी के लिए एंसेस्टर शाहजहान की बॉडी आसमान में पूरे तरीके से फेड हो चुका होता है लेकिन गायब होने से पहले उनकी आंखें शांति और खुशी से भर जाते हैं। अब एंसेस्टर शाहजहान का वैनिश होने के बाद भी शोयान आसमानों में अपने घुटने टेक कर बैठा रहता है और काफी टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है उसका बड़ा सा ह्यूज इल्यूजनरी बॉडी अब धीरे धीरे करके छोटी होने लगता है। अब फाइनली शोयान अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। अब शोयान देखता है उस स्पॉट को जहाँ पर एंसेस्टर शाहजहान गायब हुए हैं। अब वो बड़बड़ाते हुए कहता है, एंसेस्टर
फिर उसके बाद वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर स्पेस में क्लेंच कर देता है। उसके बाद एक इनविजिबल सा लाइट स्पॉट जिसे कोई नॉर्मल इंसान देख नहीं सकता, वो शोयान के ऐसा करने पर अपीयर हो जाता है और ये होता है एंसेस्टर शाओजुआन का लाइफ इम्प्रिंट। और वो जो एक्सपर्ट्स जिनका सोल डी स्टेट में एडवांस हो चुका होता है, उनके पास ही ये इनविजिबल लाइफ स्पॉट को देखने की एबिलिटी होती है। वरना कोई 9 स्टार दाओशिंग लेवल पर अपग्रेड होने के बाद भी इस एक्सट्रीमली मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस को जान नहीं पाएगा। और अगर एक सर्टन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस टाइम पर एंसेस्टर शाओजुआन का इस दुनिया से पूरे तरीके से वजूद गायब हो चुका था। वो अल्टीमेट एक्सपर्ट जो एक बारी ये पूरे डाउ के कॉन्टिनेंट को डोमिनेट किया था, वो इस टाइम पर इस दुनिया से पूरे तरीके से वैनिश हो चुका है। लेकिन शोयान जिसका सोल डी स्टेट पर एडवांस हो चुका है, ये नियम उसके ऊपर लागू नहीं होता और ये लाइफ इम्प्रिंट शायद शाओजुआन को दोबारा से जिंदगी भी दे सके। लेकिन ऐसा करना शोयान का सोल डी स्टेट में एडवांस होने के बावजूद भी उसके लिए इम्पॉसिबल था। और अगर शोयान इन फ्यूचर दाऊदी क्लास में एडवांस करेगा, तब हो सकता है कि वो इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सके। रिगार्डलेस चाहे कुछ भी हो, अल्टीमेटली एक उम्मीद तो बची हुई है अपने एंसेस्टर शाओजुआन को रिवाइव करने की। अब वो इंडिविजुअल लाइफ प्रिंट शोयान के हाथ में आता है। अब शोयान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इससे अच्छे से गार्ड करती है, जिसके चलते वो चला जाता है शोयान के आईब्रोज के बीच में। और बहुत लंबे टाइम के बाद ही ये ओल्ड मैन जिन्होंने शाओक्लान के लिए इतना सब कुछ किया और अपना बलिदान दे दिया, वो शायद ही इस दुनिया में अपीयर हो पाएगा। अब इस लाइफ इम्प्रिंट को रखने के बाद शोयान अपने सर को नीचे झुकाकर हेवनली टूम को देखता है। और हालांकि यहाँ पर 2 महीने पास हो गए हैं, लेकिन बाहरी दुनिया में आई मीन सेंट्रल प्लेस में अभी सिर्फ 15 दिन बीते होंगे। और जहाँ तक बात रही शोयान की, तो वो हेवनली टूम में लगभग 2 साल स्पेंड कर चुका है, क्योंकि शोयान को हेवनली टूम की सोल एसेंस पूरे तरीके से रिफाइन करने में 2 साल लग गए। लेकिन अच्छी बात तो ये है, बाहरी दुनिया से हेवनली टूम का फ्लो ऑफ टाइम अलग होता है। वरना जब वो अपनी रिट्रीट से इस बार बाहर जाता, तो फिर पूरी दुनिया ही बदल चुकी होती। अब शोयान अपने हाथों को देखता है, फिर वो देखता है दूरी की तरफ। अब शोयान फील करता है जैसे ये पूरा हेवनली टूम उसके कंट्रोल में हो। अब शोयान कहता है डी स्टेट सोल। फिर शोयान अपने हाथ को आगे बढ़ाकर खाली स्पेस की तरफ क्लैंच कर देता है। अब शोयान कहता है एक्सप्लोर। फिर एक पत्थर से बना हुआ पहाड़ जिसका साइज 1000 फीट से ज्यादा का है, वो बिना कोई मूवमेंट के सीधे एक्सप्लोड हो जाता है। और दरअसल शोयान के बस एक ही थॉट पर ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पूरे हेवनली टूम के चप्पे चप्पे को ढक लेता है और ये एरिया कई गुना बड़ा होता है, जिससे शोयान का अभी का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पूरे तरीके से कवर कर पा रहा होता है। और अभी के लिए शोयान का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जहाँ जहाँ तक पहुँचेगी, शोयान का अटक को वहाँ तक पहुँचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, चाहे भले ही वो 10,000 किलोमीटर की दूरी क्यों ना हो। वैसे तो डी स्टेट की सोल और परफेक्ट हेवनली स्टेट में सिर्फ एक स्टेप का फर्क है, लेकिन ये डिफरेंस जमीन और आसमान का होता है। इन्हें बेसिकली कंपेयर नहीं किया जा सकता। और जब कोई सच में इस डी स्टेट की सोल को एक्सपीरियंस करता है, तब भी जाकर वो समझ पाएगा कि एक एक्सपर्ट की पूरी जिंदगी कोशिश करने के बाद भी ये ब्रह्मांड जैसे बैरियर को क्यों क्रॉस नहीं कर पाते। शायद ये दोनों ही अलग चीज है। और अभी के लिए हमें शोयान का बॉडी आसमान में सस्पेंडेड दिखाई देता है। और अभी के लिए अपने एंसेस्टर का वैनिश होने के बाद उसका इस हेवनली टूम में कुछ भी नहीं बचा, जिसके चलते शोयान को विदाई लेने में परेशानी हो। और क्योंकि शोयान ने हेवनली टूम के सोल को डिवॉर किया है, तो शोयान सेंस करता है कि इस हेवनली टूम के ऊपर उसका एब्सोल्यूट कंट्रोल आ चुका है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अगर शोयान भविष्य में गुरियलम से बाहर चला जाएगा, तब भी वो चाहे तो कहीं से भी एक स्पेशल टनल को ओपन करके इस हेवनली टूम के अंदर एंटर कर सकता है। और तो और कोई शोयान के अलावा इस हेवनली टूम के अंदर घुसने की स्पेशल क्रैक को क्रिएट करने की कोशिश करेगा, तो फिर उसको शोयान का परमिशन का जरूरत पड़ेगा। और अगर हम एक तरीके से देखें तो शोयान अभी के लिए ये हेवनली टूम का मालिक बन चुका है। और अब ये हेवनली टूम में चलने वाले लोग और बाहर से आने जाने वाले लोग इसके कंट्रोल में चलेंगे। और इस चीज की वजह से शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज महसूस करता है। और भले ही इस जगह की एनर्जी काफी रिच है, लेकिन इस टाइम पर शोयान की स्ट्रेंथ के साथ ये हेवनली टूम उसका कुछ खास मदद नहीं कर सकता। अब शोयान हंसकर कहता है, अब मुझे अपने लिए खुद के रियलम को बनाने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि शोयान का ये हेवनली टूम ही रियलम
हो चुका था और शोयान जाते जाते अपने ये तोहफे को लेकर काफी खुश होता है। आफ्टर ऑल अगर शोयान अपने रियलम को बनाता भी है तो फिर उसमें कुछ खास नहीं होने वाला। ऐसा इसलिए क्योंकि हेवनली टूम की स्पेशल एबिलिटी बस एक इलाइट दाऊदी के पास ही हो सकती है। अब इसी टाइम पर शोयान अपने सामने की स्पेस को कोई एक चेन की तरह खोल देता है, जिसकी वजह से एक स्पेशल क्रैक अपीयर होता है। अब उसकी आंखें इस रियलम को देखती है, फिर वो उस पोर्टल के अंदर एंटर कर जाता है। फिर सबकी आंखों के सामने ये स्पेस हल्का सा विगल होता है, फिर हमें शोयान पूरे तरीके से गायब होते हुए दिखाई देता है। अब सीन चेंज होकर आता है गू रियलम के उसी जगह के ऊपर जहाँ से ये हेवनली टूम का स्पेशल क्रैक ओपन होता है और अभी के लिए बहुत सारे पावरफुल एक्सपर्ट इस आसमान के ऊपर सस्पेंडेड होते हैं और इन सबकी सीरियसनेस से भरी आंखें देख रहे होते हैं इस स्पेस को, जिसमें लगातार रिपल्स बन रही होती हैं। इसी टाइम पर ली क्लैन के हेड देखते हैं गुयुआन को और वो सरप्राइज भरी आवाज में कहते हैं, क्लैन हेड गुयुआन, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। इसी टाइम पर यान क्लैन के लीडर यान चिंग भी बोलते हैं, वैसे भी आधे महीने का टाइम बीत चुका है, तो अब तक अगर शोयान बाहर नहीं आता तो फिर वो हान क्लैन सच में उसके पिता का जान ले लेगा। ये सुनकर गुयुआन बहुत ही ज्यादा टेंस्ड होकर कहते हैं, ये हेवनली टूम पूरे तरीके से बंद हो चुका है, इसका स्पेशल टनल पूरे तरीके से ब्लॉक है। मैंने खुद स्पेशल टनल को खोलने की बहुत बार कोशिश की है, लेकिन मुझे एक खतरनाक फोर्स ने रिजेक्ट कर दिया है और ये फीलिंग कुछ ऐसी होती है कि जैसे कि अभी की हेवनली टूम को अपना मालिक मिल चुका हो। अब गुयुआन की ये बातों ने सबको सरप्राइज कर दिया था, क्योंकि पहले से सबको पता था ये हेवनली टूम का सिर्फ एक मालिक थे और वो थे एक इलाइट दोती जिन्होंने इसे क्रिएट किया था, जो कि पिछले हजारों सालों से मर चुके हैं और तब से ये हेवनली टूम एकदम ओनरलेस रहा है। हालांकि लोगों ने बहुत बार इसे रिफाइन करने की कोशिश की है, लेकिन वो सब लोग फेलियर रहे, क्योंकि एक दाऊदी के द्वारा बनाया हुआ रियलम को कोई एरा गैरा नत्थु खेरा कंट्रोल नहीं कर सकता और यही रीजन होता है जिसकी वजह से लेइंग और यानचिंग, जिनका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा शानदार था, वो भी गुयुआन की बातों को सुनकर सरप्राइज हो जाते हैं। लेकिन वो जानते थे कि जैसी गुयुआन की स्ट्रेंथ है उनके लिए कुछ गलत बोलना इम्पॉसिबल है। और इधर अपने पिताजी के बातों को सुनकर जूनर बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो जाती है और उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था आखिर ये हेवनली टूम का मालिक कौन है। लेकिन बात ऐसी है कि इसके अंदर शोयान मौजूद है, तो अगर गुयुआन खुद स्पेशल टनल को ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर शोयान आखिर बाहर कैसे आएगा। अब जूनर के फेस को देखकर गुयुआन उसको कहते हैं, मैं दोबारा से फिर से ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरे अभी के स्ट्रेंथ के साथ ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे ये हेवनली टूम के स्पेशल टनल को क्रिएट करने में रोक पाए। ये बोलते ही फटाक से वो अपने हैंड साइन को चेंज करके आसपास की 10,000 फीट के नेचुरल एनर्जी को इकट्ठा करते हैं। फिर वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर रूथलेस तरीके से सामने की स्पेस को ग्रैब करते हैं। उसके बाद एक बड़ी सी काली परछाई ने इस पूरे माउंटेन रेंज को ढक लेता है और ये ह्यूज एनर्जी पाम बहुत ही तेज होता है। अब ये एक ही फ्लैश में उस स्पेस के पास पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो फ्लक्चुएट हो रहे स्पेस के पास टकरा पाता, अब वो स्पेस डिस्ट्रॉक्ट होने लगता है। अब बहुत जल्द उस स्पेस में से एक फ्लक्चुएशन बाहर आता है और यह भी तरीके से गुयुआन के वो पाम के साथ जाकर टकरा जाता है और इसकी वजह से गुयुआन के अटक का परकच्चे उड़ जाता है। अब अचानक से हुए इसी अनएक्सपेक्टेड चेंज की वजह से सब लोग एक सेकंड के लिए मायूस हो जाते हैं, क्योंकि आखिर ये कैसा स्ट्रेंथ है जो कि गुयुआन जैसे पावरफुल एक्सपर्ट की स्ट्रेंथ को रोक पा रहा है। और ये गुयुआन तो अभी के लिए दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल में से एक है, लेकिन ऐसा आखिर उनके साथ कैसा हो सकता है। तो ये सब सोचते सोचते लेइंग और यानचिंग का फेस का एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा उतर जाता है। अब वो कहते हैं, ये तो एक स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन है, लेकिन समा खाना एक स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन से गुयुआन को फोर्सफुली पीछे लेना आखिर ये कैसी टेरिफाइंग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। इसी टाइम पर गुक्लान के तीनों इमोर्टल्स चिल्ला कर कहते हैं, कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी से फॉर्मेशन को सेटअप करो। अब ये सुनते ही गुक्लान के सारे एक्सपर्ट्स पूरे माउंटेन रेंज को घेर लेते हैं। उसके बाद उनके बॉडी से ढाउके रिलीज होने लगता है। अब इधर ये फॉर्मेशन को बनते हुए देख गुडाओ बहुत ही सोलम आवाज में कहते हैं, सर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन है जो कि हेवनली टूम को कंट्रोल कर रहे हो, और ये हमारा गुरियलम है। हम यहाँ पर किसी को रिसीव करने का इंतजार कर रहे हैं और इसके अलावा हमारा कोई भी दूसरा प्लान्स नहीं है। अब गुडाओ के मुंह से ये बात रिलीज होते ही सामने एक स्पेशल टनल बनता है
और उसमें से निकलता है शोयान। अब शोयान जैसे ही आसमान में वो बड़े से फॉर्मेशन को देखता है और आसपास इतने सारे लोगों को देखता है, वो कहता है क्या क्या सिर्फ मुझे रिसीव करने के लिए इतनी बड़ी लाइनअप, क्या बात है। शोयान को स्पेशल टनल में से बाहर आते हुए देख हर एक इंसान सरप्राइज हो जाता है। इसी टाइम पर गुडाओ शोयान की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं, कुछ टाइम पहले एक टॉप एक्सपर्ट ने हमारे प्लान हेड को फोर्सफुली पीछे खिसका दिया था, जिसकी वजह से हम उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन इससे आगे गुडाओ कुछ बोल पाते गुईवान सरप्राइज होकर कहते हैं, कुछ टाइम पहले मुझसे फाइट करने वाले शोयान तुम थे? अब इस बात को सुनकर शोनर, यानचिंग, लेइंग सबका डब्बे की तरह खुला का खुला रह जाता है। लेकिन इसी टाइम पर शोयान कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब शोयान के मुंह से ये बात को सुनकर एल्डर गुईवान, जो हर टाइम पर बहुत ही ज्यादा काम रहते हैं, वो भी सरप्राइज हो जाते हैं। हालांकि डी स्टेट की सोल गुईवान को ज्यादा सरप्राइज नहीं पहुंचा पाता, लेकिन आखिरकार डी स्टेट की सोल दाऊदी से रिलेटेड होता है। और मैं आपको बता दूं, यानचिंग और लिंग जैसे एक्सपर्ट भी अभी तक डी स्टेट पर नहीं पहुंचे, जिनका स्ट्रेंथ अभी के लिए 8 स्टार डाउशिंग की है। और गुईवान को वैसे भी सही से पता था 1 महीने पहले शोयान का सोल परफेक्ट हेवनली स्टेट में मौजूद था, और अभी सिर्फ शोयान को हेवनली 2 में जाते हुए 14 दिन ही कंप्लीट हुए हैं। तो आखिर ये 14 डेज में क्या हुआ, जिसके चलते शोयान सीधे के सीधे डी स्टेट में अपने सोल को अपग्रेड कर पाया है। अब आसपास के बंदों को इतना ज्यादा स्पीचलेस देखकर शोयान बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि भले ही लोगों के आंखों के सामने यहाँ पर सिर्फ 15 दिन बीते हैं, लेकिन शोयान ने इस 15 दिन में 2 साल को एक्सपीरियंस किया है, जिसके चलते 2 साल की ट्रेनिंग की वजह से शोयान अपने सोल को डी स्टेट पर अपग्रेड करवा पाया है। अब यानचिंग फाइनली शोयान को पूछ लेते हैं, आखिर तुमने ऐसा कैसे किया, क्योंकि उनको ट्रेनिंग करते करते इतने साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका सोल का स्ट्रेंथ परफेक्ट हेवनली स्टेट का है, और डी स्टेट की सोल उनके लिए बहुत दूर है। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद शोयान कहता है, ये तोहफा मेरे एंसेस्टर शाओजुआन ने मुझे दिया है। ये सुनकर यानचिंग और लिंग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। ये सुनकर गुईवान कहते हैं, क्या तुम्हें शाओजुआन को रिवाइव करने का कोई भी मेथड मिला? ये सुनकर शोयान कहता है, एंसेस्टर शाओजुआन का सोल हेवनली टूम से वैनिश हो चुका है। ये सुनकर गुईवान सरप्राइज हो जाते हैं, और भले ही उन्हें पता ना हो हेवनली टूम के अंदर क्या हुआ है, लेकिन शोयान के सोल का इस तरीके से बढ़ना, ये डेफिनेटली शाओजुआन के सोल का गायब होने से ही रिलेटेड है। और ये सोचकर गुईवान बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाते हैं, क्योंकि उनके और शाओजुआन का बीच का रिलेशन कंपटीशन और फ्रेंडशिप से भरी है, और अगर शाओजुआन शाओ क्लैन के क्लैनेट नहीं होते तो फिर गुईवान और शाओजुआन बेस्ट फ्रेंड होते। अब आखिर हमेशा हमेशा के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड से बिछड़ने का गम और दर्द कैसा होता है, ये हम सबको पता है। खैर छोड़िए, अब इसी के साथ यहीं पर ही खत्म होता है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। लेकिन गाइस, इसके बाद का एपिसोड चैनल में अवेलेबल हो चुका है मेंबरशिप वालों के लिए। तो अगर आप भी आगे के वीडियो को अभी के अभी एंजॉय करना चाहते हो तो आप चैनल की मेंबरशिप लेकर वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।